तो बच्चों में इलेक्ट्रिक करंट में आज अ, जो आज का कवरेज है वो इलेक्ट्रिक करंट का है कि वो बच्चे यूर ऑल वेरी गुड। और अब आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के बिल्कुल करीब हो गए। इट मस्ट बी ऑन द कंप्लीशन। तो ऑब्वियसली ये जो क्लास है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए कोई उतनी सुटेबल क्लास नहीं है। ये वर्क थोड़ा सा उसके लेवल के ऊपर का है, बट होपफुली कि आपको इसके कुछ पॉइंट्स इस क्लास के 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए भी हेल्प करेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का नेचर देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो अपनी मेरी लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में आई हैड टोल्ड यू कि सेल का एक बैटरी या सेल क्या होता है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक सेल की, तो जो सेल है वो एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो सेल में आई थिंक यू नो इट कि आपका इसके अंदर होगा कि कंटेनर होगा। कंटेनर में कोई इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट से मतलब होता है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। और हम कोई दो मेटल्स की रॉड्स यहाँ रखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि एक है जिंक की रॉड और एक है कॉपर की रॉड। और मान लीजिए सॉल्यूशन है इट इज H2SO4 एंड CuSO4, इनका सॉल्यूशन है, राइट। तो आप जो ना कि आगे सीखोगे केमिस्ट्री में 11th क्लास में आप सीखना स्टार्ट करोगे इस बात को कि जिंक की टेंडेंसी होती है कि जिंक सॉल्यूशन में अपने आप को Zn++ के फॉर्म में लाना चाहेगा। मतलब जिंक की रॉड डिसॉल्व होगी। ये जिंक की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो सॉल्यूशन में Zn++ के फॉर्म में आए। Zn++ के फॉर्म। तो जब जिंक Zn++ के फॉर्म में आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा तो अपने पीछे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन से आगे जैसे एक जिंक का एटम Zn++ में सॉल्यूशन में आया तो उसके जो दो इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि पहले जिंक वो न्यूट्रल था तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ छूट गए। और जो Zn++ है सॉल्यूशन से Cu++ को रिप्लेस करेगा, यानी कि वो Cu++ को यहाँ डिपॉजिट कराएगा। तो जो Cu+ है यहाँ पे डिपॉजिट कॉपर रॉड में। ठीक, कॉपर की टेंडेंसी ऐसी होगी कि Zn++ जो सॉल्यूशन में आया वो Cu++ को यहाँ से डिपॉजिट कराएगा और कॉपर रॉड के ऊपर। तो यानी रॉड पॉजिटिवली चार्ज यानी रॉड नेगेटिवली चार्ज। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी डिवाइस लगाते हो, जैसे आप एक बल्ब लगाते हो तो बल्ब क्या करेगा, वो बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब होगा दैट टू बी व्हाट, इट विल ग्लो, राइट। तो इस तरीके से एक सेल बन जाता है। अब आपने ओम्स लॉ में 10th बोर्ड के सिलेबस में सीखा कि जब आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगाते हो तो जिसमें कि आप आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा स्कूल के एग्जाम में कि आप इसमें इस कंडक्टर के क्रॉस एक वोल्टमीटर लगा देते हो जिससे पता लगता है कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। और यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हो जिससे पता लगता है सर्किट में करंट कितनी होगी। तो ओम्स लॉ में आपने सीखा क्या, ओम्स लॉ में आपने सीखा कि जो इसके क्रॉस करंट आई है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी। जो करंट आई होगी कंडक्टर के क्रॉस वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी। तो करंट आई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है तो V इज इक्वल टू व्हाट, आई आर होगा। और ये जो R है ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट R, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को अगर आप एक जनरल वर्ड्स में बोलना चाहो तो क्या है, वैसे रेजिस्टेंस की एक बिल्कुल डेफिनेट डेफिनेशन है। बट अगर आप रेजिस्टेंस को वर्ड्स में बोलना चाहो तो समझना चाहो तो रेजिस्टेंस क्या है, एक सर्किट में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो कंडक्टर के क्रॉस, तो कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब होता है कि उसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। जैसे Ln का कंडक्टर है
और आपने इसके क्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, तो इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आएगी V ओवर है। अब आप देखो इसे, अब आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट से रिलेट करो। आपने कंडक्टर के क्रॉस क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर L लेंथ के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E इक्वल टू V ओवर है। अब क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। आई हैव टोल्ड यू इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। एक Q चार्ज अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू E। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज स्मॉल e और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, तो फोर्स कितना लगेगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल E, दैट विल बी द फोर्स जो कि इसके ऊपर लगेगा, कंडक्टर के में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर लगेगा, राइट। अब वो फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, तो इस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस ओर मूव करेंगे तो दैट करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अराउंड, यानी कि जिस ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे करंट उसके ऑपोजिट होगा। तो करंट इस ओर आ गया, ये करंट का डायरेक्शन आ गया। इस दैट तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E इंटू कैपिटल E द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो होगा क्या, कि बार बार जो एटम्स हैं बीच में आयंस हैं उनसे टकराएंगे और उससे इनकी स्पीड हिंडर हो, यानी कि इनका मूवमेंट क्या होगा, उसे हिंड्रेंस मिलेगा। वो जो मूवमेंट है इनका उसके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन का अमाउंट होगा हम बोलेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है, क्योंकि करंट आइज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एक सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके, एक सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जितना चार्ज पास करता है दैट्स कॉल्ड करंट आई। तो अगर मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा तो ज्यादा चार्ज क्रॉस करेगा, यानी करंट ज्यादा होगी, और ऑब्स्ट्रक्शन अगर ज्यादा होगा तो कम चार्ज फ्लो कर पाएगा, यानी कि करंट कम होगी। सो दैट मींस व्हाट की अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन फैक्टर R, रेजिस्टेंस R डिनोट्स व्हाट, ऑब्स्ट्रक्शन फैक्टर। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, दिस इज रेजिस्टेंस, तो करंट का अमाउंट एक गिवन वोल्टेज के लिए क्या होगा, कम हो। यही ओम्स लॉ था, राइट। अब ये रेजिस्टेंस जब हम कंडक्टर का देखते हैं किस चीज पे डिपेंड करता है, तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R, ये R इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर कंडक्टर का वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट को पास होना है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो जो तो ये जो रेजिस्टेंस होगा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रो आता है, R इक्वल्स टू रो L ओवर A, और रो जो है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी। रेजिस्टिविटी उस मटेरियल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर होता है। अब मैंने बोला कि रेजिस्टेंस की एक वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या हुआ, कि कोई कंडक्टर करंट के फ्लो में जितना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कराता है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस। बट रेजिस्टेंस की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है, दैट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट। अगर आपने किसी मटेरियल का एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर ली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो जो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी वही उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। उसका जो बल्कि ये डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की हुई बच्चों,
कि उस मेटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है। तो उस मेटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, एक ऐसे पीस ऑफ कंडक्टर का जिसकी लेंथ L 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस आएगा, आप लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, हम ओम्स लॉ से निकालेंगे। कंडक्टर के क्रॉस B वोल्ट सप्लाई किया, सर्किट में करंट I का मेजरमेंट कर लिया, और इससे आपने P अपॉन I से R का मेजरमेंट कर लिया, तो रेजिस्टेंस तो उसका निकालोगे प्रैक्टिकली। इज दैट क्लियर। अब उसकी रेजिस्टिविटी उस मेटेरियल की कैसे निकालोगे, अगर आप उस कंडक्टर का 1 मीटर लॉन्ग और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर वाला पीस लोगे, तो जो उसका रेजिस्टेंस आएगा वही उसकी रेजिस्टिविटी। इससे आप वो इक्वल्स व्हाट आर, इस केस उससे आप उसकी रेजिस्टिविटी को डिफाइन करोगे। मतलब बहुत डिफरेंट मटेरियल्स का 1 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के एरिया वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगा, और जो आएगा वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। तो ये था कि रेजिस्टेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड, राइट। अब आप यहाँ देखो कि मैंने आपको बताया कि एक सेल क्या होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो ऑब्वियसली इसके क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बताया था कि अगर आपने केवल कोई डिवाइस यहाँ नहीं लगाई, आपने जब यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं लगाई, तो दैट मींस कि आप इस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, या आपने एक बल्ब लगाया, अगर आपने यहाँ पे ये बल्ब अगर आपने नहीं लगाया होता, ठीक है, और सर्किट ओपन है, तो जब आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता, दैट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। वो क्या बोलते हैं, इसका ईएमएफ। आप मेरी बात समझिए ना, उसे बोलते हैं इसका ईएमएफ। तो जैसे अगर इसका ईएमएफ ई है, ठीक से देखोगे, इसका सेल का ईएमएफ कितना ई है, ईएमएफ एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ईएमएफ आप कब बोलते हो, जब आप किसी सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हो, यानी सर्किट ओपन है, तो उस कंडीशन में सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। उसे क्या बोलते हैं, इसका ईएमएफ। तो बच्चों होगा क्या, अब इसका अगर ईएमएफ ई और बल्ब का या जो भी आपने डिवाइस लगाई, इसका रेजिस्टेंस कौन आर है, तो आपने एक्सपेक्ट किया कि करंट आई कितना आना चाहिए, ई अपॉन आर। लेकिन करंट ई अपॉन आर नहीं आया, जब प्रैक्टिकली देखा गया ई अपॉन आर नहीं आया। तो अगर करंट ई अपॉन आर नहीं आया, तो कंक्लूजन ये निकाला गया कि इसका मतलब इस सेल का इलेक्ट्रोलाइट, इसके ऑयंस के थ्रू ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोलाइट में जो ऑयंस थे, उसके थ्रू ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। उसके थ्रू यहाँ से, जैसे जिंक ऑयल यहाँ आया, अब जिंक ऑयल ने कॉपर ऑयल को रिप्लेस करा, तो दैट मींस इलेक्ट्रोलाइट की जो ऑयंस है, उसके थ्रू ही सर्किट के अंदर, सेल के अंदर करंट उन्हीं ऑयंस के थ्रू पास होता है। और साथ में क्या होगा, जब वो ऑयंस का मूवमेंट होगा, जैसे Zn प्लस यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे कॉपर प्लस था, कॉपर प्लस को रिप्लेस किया, तो Cu प्लस इस ओर जाने स्टार्ट करेगा कॉपर रॉड की ओर। फिर अब वो Cu प्लस कॉपर रॉड की ओर जा रहा होगा, तो रास्ते में दूसरे ऑयन से, दूसरे अनऑयनाइज्ड एटम से टकराएगा, और जब उनसे टकराएगा तो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। जब उनसे टकराएगा तो क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। अब वो जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कराया जाएगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, चार्जेस के मूवमेंट पे, ऑयंस के मूवमेंट पे। ऑयंस का मूवमेंट सेल के अंदर की करंट है, यहाँ पे जो होगा करंट का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा, और सेल के अंदर करंट का फ्लो ऑयंस के मूवमेंट के फॉर्म में होगा। तो उन ऑयंस के मूवमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट के बाकी ऑयंस हैं या अनऑयनाइज्ड एटम्स हैं, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगे। उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो जो हमने करंट आई का मेजरमेंट किया था, उसे हमने निकाला कि ई अपॉन आर। आर मान की जो डिवाइस आपने लगाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो है, और स्मॉल आर बिकम्स इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट आई। तो इसके थ्रू क्या हुआ, हमने करंट ई, जो ईएमएफ ई है और करंट आई है, उससे पता लगा कि इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के, इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और इलेक्ट्रोड्स की जो प्लेट्स हैं, ये ऑफर करते हैं, दैट इज व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट प्लस जो ये जो आपके एनोड्स, एनोड्स जो एनोड और कैथोड है, मतलब दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं,
ये मिलकर के जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी कि सेल के अंदर का पार्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट के, इंटरनल सर्किट का सेल के अंदर का पार्ट, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो इस तरीके से होगा क्या, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई टी स्मॉल आर, यानी कि आप कह सकते हो कि जो टोटल ईएमएफ है उसका कुछ पार्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस डेवलप होता है, जिसे कि हम V से डिनोट करते हैं, और कुछ वोल्टेज उसका I टू R इज अ वोल्टेज, कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस डेवलप होता है। तो जो सर्किट के बाहर वोल्टेज आया डिवाइस के क्रॉस, यानी कि बल्ब के क्रॉस, या आप कोई भी रेजिस्टेंस लगाओगे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज V आया वो हो गया E माइनस वॉट आई, इतना वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो गया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको यही बताया था कि अगर आप इस सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो, हम इस सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके ईएमएफ से कम हो रहे हैं। और अगर ये सेल चार्ज कराया जा रहा होता, मतलब एक सेल को दूसरे बड़े सेल के सामने पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव करके लगा करके कनेक्ट कर दिया गया, तो अगर ये छोटा वाला सेल चार्ज होगा और तब उसके क्रॉस आई टोल्ड यू की वोल्टेज भी क्या हो जाता है, तब उसके क्रॉस वोल्टेज भी हो जाता है E प्लस आई आर। ठीक, तब वोल्टेज क्या हो जाता है E प्लस आई। और बैटरी क्या होती है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर लेते, सेल्स को कई तरीके से कंबाइन करते हैं, सीरीज में भी कंबाइन करते हैं, सेल्स को पैरेलल में भी कंबाइन करते हैं, सेल्स को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में भी कंबाइन करते हैं, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो सेल्स के कंबाइन करने से बैटरी बनती है। जनरली क्या होता है कि हमें ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक सेल सर्किट में उतनी करंट नहीं दे सकता, उसके लिए व्हाट वी मेक द बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी अभी आपको इस लेवल पे बताने का कोई पॉइंट नहीं बनता, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज और पार्ट में आपको नहीं बता रहा हूं, बट आपको समझना कि बैटरी क्या होती है। बैटरी इज ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अब मैं रेजिस्टेंस वाले पार्ट पे फोकस करता हूं, जो रेजिस्टेंस R इक्वल्स रो L बाई ए, आप ठीक से देखोगे ये जो रेजिस्टेंस R मैंने बोला R इक्वल्स रो L बाई ए, तो L वो लेंथ है कंडक्टर की जिस लेंथ के थ्रू करंट पास होगी, और एक वो वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट के फ्लो के लिए अवेलेबल होगा। जैसे आप देखो एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है, यहाँ पे आपने इसे बैटरी लगाई, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पूरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट पास होगी, तो एरिया ए कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। और इस कंडक्टर में जिस लेंथ के अराउंड करंट पास होगी, दैट लेंथ इज व्हाट L इक्वल्स टू L। तो अगर इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो होगी, तो इसका रेजिस्टेंस R रहेगा रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, L अपॉन व्हाट पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, जैसे आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, लेकिन इसका अंदर का पार्ट, जो इसका पार्ट अंदर वाला है, इसकी लेंथ L है, और ये जो पार्ट है ना ए रेडियस तक का पार्ट, ये हॉलो है। ए रेडियस तक का पार्ट क्या हॉलो है, मतलब इसमें कोई मटेरियल नहीं है। और जो ये बी रेडियस है यहाँ से एक्सिस से, यहाँ पे मटेरियल, मतलब मटेरियल केवल इस पार्ट में है, अंदर वाला पार्ट क्या है, हॉलो। आप समझ गए, मटेरियल केवल इस पार्ट में है, राइट, और अंदर वाला पार्ट क्या है, इट इज हॉलो। दिस क्लियर। अब आपने अगर इसे एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, जैसे कई बार हम ईएमएफ को ही पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, वो कब, क्वेश्चन में आपको दे दिया रहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जामिनर आपसे बोलते हैं कि नेग्लिजिबल है, तो जो उसका ईएमएफ होगा वही उसके क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। अब इसमें करंट का फ्लो इशोर होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, R इक्वल्स टू रो L, लेंथ तो इसकी L है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट के फ्लो के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट के फ्लो के लिए अवेलेबल क्या हो गया, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। आप समझ गए ना, पाई बी स्क्वायर इसका पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया।
जिसमें से कि पाई ए स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हॉलो है, वहां तो मटेरियल है नहीं, और करंट तो मटेरियल में फ्लो करेगा। तो क्योंकि पाई ए स्क्वायर एरिया में कोई करंट नहीं है, तो करंट के फ्लो के लिए जो एरिया अवेलेबल है दैट एरिया इज ऑफ पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, सो अकॉर्डिंगली दिस विल बी द रेजिस्टेंस आर। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये समझना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो अवेलेबल है उसमें करंट पास करे। जैसे इस लेवल पे तो बस क्वेश्चन जो है कि इसी तरीके के हो सकते हैं, बट फ्यूचर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपकी नोटिस में एक चीज ला रहा हूँ कि जैसे फ्यूचर में आपको कंडक्टर इस तरीके से मिलेगा, जैसे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक सिलेंडर में अब आपने बैटरी से लगा दिया, तो जब आपने इसे बैटरी से कनेक्ट किया तो बच्चों हुआ क्या, इसकी लेंथ तो ठीक है, आपने बोली एल है, जैसे रेजिस्टेंस इसका निकालोगे लेंथ तो एल है, बट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ज्यादा है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ज्यादा है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ज्यादा। तो अगर आपके दिमाग में आए कि हम एवरेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे कि एक एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लस दूसरे एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और अपॉन 2 कर दिया वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो इट्स नॉट, इसे ऐसे नहीं कर, इसे हम इंटीग्रेशन से करें। ऐसे ही और भी सिस्टम्स होंगे, मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर आप वो सीखोगे सारी चीजें 12th में, बट मैं आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि कंडक्टर्स ऐसे भी होंगे जिनमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल हो, मतलब इंक्रीज होता रहे डिक्रीज होता रहे। जैसे कि कोई स्फेरिकल शेल शेल है, आप देखो जैसे आपने क्या करा, ये एक स्फेरिकल शेल है, मेटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, और आपने क्या करा, एक बैटरी से निगेटिव टर्मिनल आपने बाहर से लगा दिया और पॉजिटिव टर्मिनल अंदर इसके लगा दिया। अब करंट का फ्लो अंदर से बाहर की ओर हो, सब करंट का फ्लो स्फेरिकली रेडीली आउटवर्ड्स हो, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है, जैसे अंदर के रेडियस ए, तो अंदर जो पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है करंट के फ्लो के लिए वो कितना हुआ, 4 पाई ए स्क्वायर, और बाहर तक पहुंचते पहुंचते वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 4 पाई बी स्क्वायर। तो एरिया लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे केस में आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे वो अभी के स्कोप में नहीं है, बट आई जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दीज थिंग्स इन योर नोटिस कि ऐसा भी होगा, राइट। अब हम दूसरे पार्ट पे, अब बच्चों आप देखो जैसे सीरीज और पैरेलल में, तो सीरीज का मतलब होगा एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक, आप होता एंड टू एंड कनेक्शन, और ऐसे केस में आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एक्सेट्रा। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब ये भी होता है बच्चों, जैसे अगर आपको दिया गया कि सर्किट में एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक बैटरी, फिर एक रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, तो अगर ऐसे केस में भी हो तो ये कनेक्शन भी एंड टू एंड माना जाता है। ये नहीं आप सोचो कि बीच में बैटरी आ गई, बीच में बैटरी आ गई, इसके बावजूद भी क्या यहाँ पे R1 R2 R3 R4 ये सारे के सारे इस में, इस वाले सर्किट में सब सीरीज में माने गए, मतलब कनेक्शन एक के बाद दूसरा, बीच में बैटरी आ भी जाए तो भी क्या होगा, ये दोनों सीरीज में ही माने गए, राइट। अब पैरेलल में देखो, तो स्टूडेंट्स जो पैरेलल में है, पैरेलल में बेटा ये होगा कि आप देखोगे कि पैरेलल में अगर आपका जो है रेजिस्टेंसेस का एक एक एंड एक जगह है और दूसरा एंड एक जगह है, एक जगह से मतलब एक पॉइंट से, मतलब रियली पॉइंट से नहीं होता है, उसका मतलब होता है एक ही पोटेंशियल से कनेक्टेड। तो अभी जो आपने सीखा वो उसके पहले वही सीखा बोर्ड के लिए, एक एक पॉइंट पे है और एक पॉइंट पे है, तो दे आर ऑल इन पैरेलल। बट रियली मतलब ये होता कि एक ही पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, जैसे एक कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को हम 0 लेते हैं, तो अगर एक रेजिस्टेंस का एक एंड यहां से कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस का एक एंड यहां से कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस का एक एंड यहां से कनेक्टेड है, अब इसके बाद यहां से एक रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है, उसका एक एंड यहां से कनेक्टेड है और इस वाले का एक एंड यहां से कनेक्टेड है, इसका एक एंड यहां से कनेक्टेड है, इसका एक एंड यहां से कनेक्टेड है, तो ये सारे भी पैरेलल में। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का, वही इस पॉइंट का,
मतलब अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सर्किट में करंट भी होगी, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही तो करंट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। एक आर रेजिस्टेंस में अगर करंट का अमाउंट आई है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होता है, आई इंटू आर। जब यहाँ पे आपने बोला पोटेंशियल डी है, यहाँ करंट है भी, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ इसमें कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डी डी होगा। यहाँ पे भी कोई करंट है लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ का भी पोटेंशियल डी होगा, इसका भी पोटेंशियल डी आएगा, इसका भी पोटेंशियल डी आएगा। तो एक तरीके से ज्यादा एंड ज्यादा एंड ज्यादा एंड और ज्यादा एंड फिजिकली एक ही पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, पर जिन पॉइंट से इनके एक ही कनेक्टेड है उन सबका पोटेंशियल क्या है, सेम। ऐसे ही ज्यादा एंड, इसका भी पोटेंशियल बी, इसका भी बी, इसका भी बी, इसका भी, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट होगा भी तो कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। यानी इनके भी दोनों एंड्स एक ही पोटेंशियल से कनेक्टेड है, सारे एंड्स। तो दैट मींस कि ये चारों रेजिस्टेंस आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में। दिस इज हाउ यू डिसाइड दैट कि रेजिस्टेंस कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल है। क्योंकि मैंने बच्चों को देखा, बच्चे कंफ्यूज कैसे कर जाते हैं, बोला गया एक रेजिस्टेंस और एक ये दूसरा रेजिस्टेंस और एक ये तीसरा रेजिस्टेंस। तो आप देखोगे दूसरी एक ये और इससे कनेक्ट कर दिया गया यहां से, और इसे यहां से। अब होता क्या ऐसे केस में बच्चों को कई बार लगता है कि वो एक एक पॉइंट को जस्ट देखते हैं, यहाँ पे तीनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल। इसमें तीनों रेजिस्टेंस आपस में किस तरीके से हैं, ये पैरेलल। तो आपको पॉइंट के कनेक्शन से मतलब नहीं, जिन पॉइंट से एक एक कनेक्टेड है बस ये देखना कि क्या वो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं, तो यस वो फिर एक ही पॉइंट से कनेक्टेड माने जाए, राइट। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल एक डिफरेंट लोकेशन से कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट है उसकी जहां से कनेक्टेड, बट बाय द वे जो दिन दो पॉइंट से कनेक्टेड है तो वो उनका पोटेंशियल सेम है, तभी क्या मानते हैं हम, वो पैरेलल। जैसे आप ये देखो, एक एक एंड एक जगह से बोल दिया, इसकी भी अर्थिंग कर दी गई, इसकी भी अर्थिंग कर दी गई। अब जिस पॉइंट की अर्थिंग करते हैं हम मानते हैं उनका पोटेंशियल सबका जीरो होता है, तो इसके भी दूसरे एंड का जीरो, इसका भी दूसरे एंड का जीरो, क्योंकि ये एक साथ कनेक्टेड नहीं है। पर हम इसे मानते क्या है, दे आर इन पेयर। ये कैसे हैं आपस में, पेयर। इसके अलावा एक और चीज याद रखोगे बच्चों, दैट इज व्हाट कि अगर आपका एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट बाहर आएगा तो गारंटीड उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल में क्या होगा, अंदर जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है, किसी भी केस में नहीं हो सकता है कि एक बैटरी के पॉजिटिव से 4 एम्पियर्स करंट बाहर आया और नेगेटिव टर्मिनल में 3 एम्पियर्स अंदर चला गया या 5 एम्पियर्स अंदर चला गया। इट विल नेवर एवर हैपन। अगर एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना भी करंट बाहर आएगा निगेटिव में उतना ही अंदर जाएगा, और अगर कभी किसी बैटरी के पॉजिटिव में करंट अंदर जा रहा तो जितना करंट अंदर जाएगा, जैसे आप बोलोगे बैटरी के पॉजिटिव में करंट अंदर कब जाएगा, जब बैटरी की चार्जिंग होगी। जैसे दो बैटरीज के पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साथ फेस कर रहे हैं, तो जो छोटी वाली बैटरी है उसके अंदर करंट जाएगा। तो पॉजिटिव में जितना करंट अंदर जाएगा निगेटिव से डेफिनेटली उतना ही करंट बाहर आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि निगेटिव से डिफरेंट करंट अंदर जा रहा है या डिफरेंट करंट बाहर आ रहा है पॉजिटिव के रेस्पेक्ट। इट विल ऑलवेज बी करेक्ट, ठीक है। उसी चीज आपको ये ध्यान रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए इस सर्किट में आपको देखो, इसी पॉइंट पे बेस बोला गया कि यहाँ पे एक कनेक्शन किया गया बैटरी के पॉजिटिव से और एक एमीटर लगा दिया। तो अब आपको क्या लगेगा, एमीटर का एक एंड हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव से, और एमीटर का दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है यानी जीरो पोटेंशियल से। तो आपका करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल।
तो करंट इसमें आना चाहिए। पूछा गया आपसे एमीटर की रीडिंग क्या होगी, कुछ होगी या नहीं होगी, तो एमीटर की रीडिंग 0। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, कि अगर यहाँ पे कुछ करंट यहां से जाता तो उसके वापस लौटने का तो कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एमीटर की रीडिंग क्या होगी 0। तो फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्या आता है कि ओके, अगर आपकी बात मान ली कि क्योंकि उस करंट के वापस आने का रास्ता यहां से नहीं है, जो करंट यहां से गया वो तो यहां से वापस आ गया, लेकिन जो करंट यहां से अगर जाता तो करंट के वापस आने का रास्ता नहीं, इसलिए एमीटर की रीडिंग क्या आएगी 0। तो आपको लगा कि ये कैसे, बैटरी के, अगर ये बैटरी 5 वोल्ट्स की है तो आपको लगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 5 वोल्ट्स हो गया, अर्थ का 0 हो गया। तो जब आपने दो पॉइंट्स को कनेक्शन किया जिसमें से एक पॉइंट का पोटेंशियल हाई और एक का लो है, तो करंट हाई से लो की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या करा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट कर दिया एक वोल्टमीटर से और दूसरा इसका अर्थिंग कर दी। तो अगर ऐसा होता बच्चों कि अर्थ का पोटेंशियल 0 है और इसका 5 वोल्ट्स है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग 5 वोल्ट्स आना ही चाहिए थी, लेकिन 5 वोल्ट्स नहीं आई, इसकी भी रीडिंग 0 आई और इसकी भी रीडिंग 0 आई। तो आपको इससे कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि बैटरी का अगर हमने बोला ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब केवल ये हुआ कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के रेस्पेक्ट में 5 वोल्ट्स हाई पोटेंशियल पे है। मतलब अगर मैं ये मान लूं कि नेगेटिव का पोटेंशियल 0 वोल्ट्स है तो बैटरी के पॉजिटिव का 5 वोल्ट्स है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का, मतलब बैटरी के टर्मिनल्स का और सर्किट के किसी भी पॉइंट का, बैटरी के टर्मिनल्स का और सर्किट के किसी भी पॉइंट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई पोटेंशियल नहीं। बैटरी के पॉजिटिव का पोटेंशियल 5 वोल्ट्स, इसके रिस्पेक्ट मतलब व्हाट, अगर मैं बोलूं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं बैटरी का नेगेटिव अगर 3 वोल्ट्स पे है तो बैटरी का पॉजिटिव वाला 8 वोल्ट्स पे, मतलब पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल नेगेटिव वाले से 5 वोल्ट्स ज्यादा होगा अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट्स है। आप समझ गए। तो इसी तरीके से इस पॉइंट का पोटेंशियल इसी सर्किट से के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो, जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कुछ होगा, इसके रिस्पेक्ट में कुछ होगा, इसके रिस्पेक्ट में कुछ होगा, बट अर्थ के रिलेटिव किसी पॉइंट का कोई पोटेंशियल नहीं, अर्थ के रिलेटिव किसी पॉइंट का कोई पोटेंशियल नहीं। तो आप इस फर्क को समझोगे। अगर आपके पास एक स्फीयर है, आपने उसे कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दी, अब इसका उस पॉजिटिव चार्ज से इसका कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल भी आ गया। अगर आप इसे एक एमीटर से कनेक्ट करोगे और एमीटर का दूसरे एंड की अर्थिंग करोगे तो यहाँ पे करंट का फ्लो मिलेगा। यानी कि जब आपने एक स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया तो अर्थ के रेस्पेक्ट में उसका कुछ पोटेंशियल था, जब आपने कनेक्ट किया तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करेंगे। यानी कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से आइसोलेटेड चार्ज ऑब्जेक्ट, उसके पास चार्ज देने से जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ का 0, इसका 5 वोल्ट्स आया तो आपने इसका बोला 5 वोल्ट्स पोटेंशियल है। बट अगर एक बैटरी 5 वोल्ट्स की है तो आप बोलोगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी हाई पोटेंशियल पे है या पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इट इज रॉन्ग। या नेगेटिव टर्मिनल अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी लो पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। बैटरी और उससे कनेक्टेड सर्किट में सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ होगा पर बाहर के रिस्पेक्ट में नहीं। जैसे आप देखो, आपसे बोला गया ये एक सर्किट है, ये भी एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, दो सर्किट्स हो। अब उन्होंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया गया या मीटर, इसकी रीडिंग क्या होगी 0। क्यों, इसका जो करंट आएगा वो यहाँ पे जाएगा, इसका जो करंट होगा यहाँ से पास करेगा। अगर इसका करंट कुछ भी यहाँ गया होता तो वापस आने वाला करंट कम होता और यहाँ पे वापस आने वाला करंट ज्यादा हो जाता। तो मतलब इस सर्किट का कोई भी पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 अगर एक एक पॉइंट से कनेक्ट। अगर आप
दूसरे पॉइंट से रिकनेक्ट कर देते हैं, तो फिर ये सर्किट इसका एक पार्ट बन गया। मतलब फिर क्या होगा कि अगर कोई करंट यहां से गया तो यहां से वापस भी आ सकता है, तो फिर क्या होगा, फिर वोल्टमीटर की रीडिंग होगी करंट की, लेकिन एक पॉइंट से क्या कनेक्टेड था, तो उसमें क्या होगा, एमीटर लगाते तो भी रीडिंग जीरो और वोल्टमीटर लगाओगे तो भी रीडिंग जीरो। यानी इस सर्किट के किसी भी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल इसी सर्किट के दूसरे पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, और इस सर्किट के किसी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल इसके दूसरे सर्किट के रेस्पेक्ट में। आप समझ गए ना मेरी बात? नाउ सर ये सर्कल वाला केस समझ नहीं आया। फिर से देखो, फिर से एक्सप्लेन। जैसे आपने एक सर्किट ज्यादा लिया और एक सर्किट आपने ज्यादा ले लिया। सर वो सर्कल वाला जो था उसके पहले, वो वाला। स्फीयर वाला, यस सर, यस सर। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, उस पर भी आऊंगा, मैं पहले बताऊं। तो इस यहाँ पे अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे तो रीडिंग जीरो है, अगर आप एक एमीटर भी लगाओगे तो रीडिंग क्या आएगी, जीरो है। इस सर्किट के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इसी के रिलेटिव होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते जैसे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो आप बोलो ए का पोटेंशियल बी के रिस्पेक्ट में हाई है। ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बी पॉइंट इस सर्किट का पॉइंट है और ए पॉइंट इस सर्किट का पॉइंट। लेकिन अगर आप वायर नीचे भी लगाते तो फिर क्या होता, ये पूरा का पूरा सर्किट एक ही कंप्लीट सर्किट बनता, फिर आप ए और बी के पोटेंशियल को कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर केवल एक पॉइंट से कनेक्टेड है इस तरीके से, तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, बी भी जीरो और आई भी जीरो। लेकिन अगर आपने एक स्फीयर ले और उस स्फीयर को आपने कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो आप अभी 10th क्लास में तो नहीं सीखते हो, 12th क्लास में आप सीखोगे कि अगर इसकी रेडियस आर है और इसे आपने क्यू चार्ज दे दिया, तो इसका पोटेंशियल बी आ जाएगा। बी की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ इंटू क्यू अपॉन आर, इसका इतना पोटेंशियल होगा। अब अगर आपने मान लो इसमें क्यू की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू डाली, और सपोज कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से 2 वोल्ट्स आ गई, 2 वोल्ट्स, यानी कि इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, 2 वोल्ट्स। और फिर अगर आप इसे कनेक्ट करोगे अर्थ से एक वोल्टमीटर के थ्रू, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो और इसका पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट्स, तो वोल्टमीटर उस मोमेंट पे रीडिंग कितनी शो करेगा, 2 वोल्ट्स रीडिंग शो करेगा। समझ गए इसे? सर बट जैसे चार्ज तो फिर वापस नहीं आ रहा, फिर जैसे पहले वाले केस में हमने चार्ज ये वापस। बैटरी थोड़ी है, ये तो बैटरी में लॉ होता है। दिस स्फीयर इज नॉट ए बैटरी। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, इस स्फीयर में कोई दो टर्मिनल्स थोड़ी है। बैटरी में जितना चार्ज पॉजिटिव से निकलेगा उतना ही चार्ज निगेटिव में वापस आएगा। ये तो एक स्फीयर है ना, ये कोई बैटरी थोड़ी हुई। यहां से चार्ज यस फ्लो सर। करेगा और चला जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, इस स्फीयर का सारा चार्ज अर्थ की ओर फ्लो कर जाएगा, ये स्फीयर डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके सर। समझ गए? अब आप देखोगे फर्दर। अब हम पावर वाले पार्ट में आते हैं, तो पावर वाले पार्ट में देखते हैं रेजिस्टेंस आर, और इसमें करंट आई है। इसमें करंट क्या है, आई है। जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा वो फॉर्मूला बच्चों ये है कि अगर आपका एक चार्ज क्यू V पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू फ्लो करता है, एक चार्ज क्यू ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में फ्लो करता है जिन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी Q इंटू V। इसे आप Q इंटू V वाले टर्म को क्या लोगे, दिस इज एनर्जी, दिट इज व्हाट एनर्जी। अब या तो चार्ज के फ्लो कराने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर भेजना चाहो, तो आपको जितने पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस कराओगे V को और Q चार्ज को क्रॉस कराओगे आप, तो आपको Q टू V एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और या फिर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दो हाई पोटेंशियल पे और वो लो पोटेंशियल की ओर आया, उसने V पोटेंशियल डिफरेंस के रीजन को क्रॉस किया, तो उसे एनर्जी मिल जाएगी Q इंटू V। तो Q इंटू V इज एनर्जी। अब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि कब चार्ज को मूव कराने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और कब चार्ज को ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपने आप से मिल जाए। आई टोल्ड यू, पॉजिटिव चार्ज के लिए भी नेगेटिव चार्ज के लिए भी। अब हम करते क्या हैं, मतलब ये टर्म एनर्जी का टर्म, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर की बात करते हैं, तो आप देखो
जैसे पावर आप बोलते क्या हो, अगर इस कंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट्स, तो आपने सीखा होगा कि पावर P इसका V इंटू आई होगा। ये उसी कॉन्सेप्ट से V इंटू आई, V पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट से क्रॉस, और एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करता है उसका नाम क्या होता है, एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करता है उसका नाम क्या होगा, करंट। तो दैट मींस कि एक सेकेंड में जो एनर्जी का फ्लो होगा दैट इज व्हाट, V टू आई, चार्ज से आपने क्या कर दिया आई, और एक सेकेंड में जो एनर्जी फ्लो करती है उसे क्या बोलते हैं, पावर, इसलिए पावर हो जाता है। तो फॉर्मूला वही Q टू V वाला था, आपने चार्ज एक सेकेंड वाला लिया इसलिए एक सेकेंड वाली एनर्जी आ गई, और एक सेकेंड में जो एनर्जी जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड व्हाट, पावर, इसलिए पावर इतनी जनरेट होगी। फिर आपने ओम्स लॉ से आपने आई को V और R के फॉर्म में रिप्लेस किया तो V स्क्वायर बाई R आ गया, और जब आपने V को I के फॉर्म में रिप्लेस किया तो I स्क्वायर इंटू R आ गया। फिर पावर के तीन फॉर्मूले बन गए। अब अगर एक रेजिस्टेंस में पावर P जनरेट हो रही है और T सेकेंड्स तक करंट पास कराते हैं तो उसमें एनर्जी जो जनरेट होगी, एनर्जी, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस एनर्जी हमेशा हीट के फॉर्म में जनरेट होगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में, दैट बी व्हाट, इट बी पावर P इनटू T। तो पावर आपने इन तीन में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल ली, और अगर V वोल्ट्स में है, I एम्पियर में है, रेजिस्टेंस R ओम्स में है, तो पावर जो आएगी वॉट्स में आएगी। पावर किसमें आएगी, वॉट्स में। और अब वॉट्स वाली पावर को आप सेकंड्स के टाइम से कितने सेकंड के लिए करंट पास कराएंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो एनर्जी आ जाएगी वो जूल्स में आ जाएगी, जूल्स में आ जाएगी एनर्जी P इंटू T। और अगर आपको जूल्स वाली एनर्जी को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको कैलोरी में कन्वर्ट अगर करना है तो कैलोरी में एनर्जी आ जाएगी आपकी जूल्स वाली एनर्जी डिवाइडेड बाई व्हाट 4.2, ये कैलोरी में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इन्हीं फॉर्मूलों से कब V स्क्वायर बाई R, कब V इंटू आई, ये यूज करना मैं आपको एक बार से आप देखोगे। जैसे कि आपके पास एक बैटरी से कनेक्टेड दो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज, R1 और R2, और पैरेलल में दो हैं R1 एंड R2। ठीक, R1 एंड R2 पैरेलल में, आपको इनकी पावर कंपेयर करनी, पावर आपको कंपेयर करना है। फिर आपको सीरीज में पावर कंपेयर करना, यहाँ पे फॉर्मूला यूज क्या करोगे, आई स्क्वायर आर। क्यों, इसलिए क्योंकि सीरीज में दोनों में करंट सेम हो, तो आई तो दोनों में सेम हो गया। तो बस आपको देखना क्या है, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसके क्रॉस ज्यादा पावर आएगी। तो आप कह सकते हो कि अगर R2 R1 से बड़ा है तो R2 के क्रॉस ज्यादा पावर जनरेट होगी कंपेयर टू R1। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाने लग जाते V टू आई, तो इसमें V टू आई, अब आपको तो नहीं पता कि V किसके क्रॉस, अभी डायरेक्टली नहीं पता V किसके क्रॉस ज्यादा होगा। जब फॉर्मूला आते V स्क्वायर बाई R, तो V भी डिफरेंट होगा दोनों का, R भी दोनों का डिफरेंट है, तो आपको कंपेयर करना मुश्किल होगा। दोनों में पावर जनरेटेड का कंपैरिजन क्या होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे आपको करना V स्क्वायर बाई R, अब हो सकता है कि एक का R बड़ा है, किसी का R बड़ा है, राइट, तो जिसका R बड़ा है अब उसके क्रॉस क्या है कि V भी बड़ा है, तो V स्क्वायर बाई R, अब एक टर्म न्यूमरेटर में एक टर्म डिनोमिनेटर में, तो आपको डायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता, मुश्किल होता। दैट मींस कि अगर आपको सीरीज में दो बल्ब्स में या दो रेजिस्टेंसेस में पावर कंपेयर करना, तो आप यूज क्या करोगे, आई स्क्वायर आर, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा कंपैरिजन। आई दोनों का सेम, जिसका आर बड़ा है उसके क्रॉस क्या होगा, ज्यादा पावर जनरेट। सिमिलरली पैरेलल में, पैरेलल में आप यूज क्या करोगे, V स्क्वायर बाई आर। तो देखो पैरेलल में आपको पता है कि B दोनों के क्रॉस सेम होगा, दो है, तीन है, चार है, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, वोल्टेज सबके क्रॉस सेम आएगा। अब जब वोल्टेज सबके क्रॉस सेम है तो जिसका आर बड़ा होगा, आर डिनोमिनेटर में है, आर कहां पे है, डिनोमिनेटर में है, तो जिसका आर बड़ा होगा उसके क्रॉस पावर क्या होगी, कम जनरेट होगी। जिसके क्रॉस, जिसका आर बड़ा, बी तो सबका सेम, जिसका आर बड़ा उसके क्रॉस क्या होगी, पावर कम जनरेट होगी। तो पैरेलल में कंपैरिजन के लिए आप इसे यूज करो। ठीक है, अब कैसे इस चीज को यूज करते हो मैं आपको एप्लीकेशन के थ्रू बताऊंगा। पहले आप एक चीज ये देखो, जैसे आपसे बोला गया कि आपके पास एक बल्ब है और बल्ब में जो रेटिंग मार्क रेट इज 240 वोल्ट्स 60 वॉट्स। बल्ब की रेटिंग क्या है, 240 वोल्ट 60 वॉट्स। मतलब जब अगर आपने मार्केट से कभी बल्ब बाई किया हो तो आप देखना कि बल्ब में क्या क्या लिखा होगा, उसका वोल्टेज लिखा होगा, उसका पावर लिखा होगा, कंपनी का नाम, एक्सेट्रा होगा।
राइट। तो अब आप देखो, मतलब मैन्युफैक्चरर का कहना ये होता है कि अगर आप 240 वोल्ट्स के बल्ब को, अगर आप इस बल्ब को 240 वोल्ट्स की लाइन से कनेक्ट करोगे तब ये 60 वॉट्स पावर देगा। मतलब वॉट ये नहीं हुआ कि ये 60 वॉट्स का बल्ब है तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर दो ये 60 वॉट्स पावर जनरेट करेगा। नो, नॉट दैट। समझ गए ना आप? जब आप इसके क्रॉस सप्लाई वोल्टेज कितनी लगाओगे 240 वोल्ट्स, तब ये 60 वॉट्स पावर जनरेट करेगा। अब पावर पी का फॉर्मूला क्या है इसके भाई आर। तो दैट मीन्स कि इस बल्ब के लिए ये पावर तब होगी जब 240 वोल्ट से कनेक्ट करोगे। तो बल्ब का रेजिस्टेंस आर क्या रहेगा, बी स्क्वायर बाई पी, दैट इज व्हाट 240। इस बल्ब के लिए 240 इंटू 240 आप देखोगे दिस बिकम्स व्हाट 240 into 240 divided by what 60, so this becomes 960 ohms, 960 ohms। यानी कि इस बल्ब के लिए ना तो वोल्टेज फिक्स होगा ना ही पावर फिक्स होगी। बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है 960 ohms, ये फिक्स पैरामीटर है। ठीक है, आप फिलामेंट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, वो आप फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालोगे कैसे। सो मैन्युफैक्चरर ने आपको स्पेसिफिकेशन दिया था, आप वो पावर की वैल्यू डाल दो, उतना वोल्टेज डाल दो, उससे फिलामेंट का रेजिस्टेंस आता है। अब अगर आपसे पूछा गया कि इसी बल्ब को हमने 100 वोल्ट्स की सप्लाई से कनेक्ट किया तो पावर कितनी जनरेट होगी, तो और पी रेस आप निकालोगे पी स्क्वायर बाई आर, पी बिकम्स 100 into 100 और रेजिस्टेंस आपने निकाला 960 ओम्स। तो वाला रेजिस्टेंस यूज करोगे कितने वॉट्स पावर जनरेट, इसे कैलकुलेट कर दोगे, दिस इज द पावर जनरेटेड। दैट मींस कि मैन्युफैक्चरर जब आपको लिखते हैं कि 240 वोल्ट्स और 60 वॉट्स का बल्ब है, तो मतलब हुआ कि जब 240 वोल्ट्स की लाइन से कनेक्ट करोगे तो 60 वॉट्स पावर देगा। एंड आल्सो डोंट कनेक्ट इट अक्रॉस मोर देन 240 वोल्ट्स else it might be fused। अगर आप 240 वोल्ट से कम से कनेक्ट करोगे तो फ्यूज नहीं होगा, चलेगा ये, मतलब ग्लो करेगा और पावर कम जनरेट करेगा। कितनी पावर जनरेट करेगा वो आप इस तरीके से निकाल लोगे। लेकिन अगर आप 240 वोल्ट से ज्यादा से कनेक्ट करोगे तो मे बी के बल्ब फ्यूज भी कर जाए। सो डोंट कनेक्ट इट अक्रॉस मोर देन मार्क वोल्टेज, जो वोल्टेज मार्क की गई है उससे ज्यादा वोल्टेज से कनेक्ट उसे मत। राइट। अब आप ये देखो कि तो बल्ब केवल एक रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं। जैसे आप रेजिस्टेंस से डील करते हो पावर में, वैसे ही आप बल्ब से डील करोगे। अब आप आपसे ये बोला गया कि आपके पास दो बल्ब सीरीज में, आपके पास सीरीज में दो बल्ब हैं और आपने एक है मान लो कि 240 वोल्ट्स 60 वॉट्स और एक है 240 वोल्ट्स एंड इट इज 100 वॉट्स 100 वॉट्स। अब आपने यहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे आपने कोई वोल्टेज कनेक्ट। तो मान के पहली चीज आपसे ये पूछी गई कि आप यहाँ